तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है, जिसका नाम है सकारातुल मौत, जिसका मतलब होता है डेथ पेनल्टी या फिर द पैंग्स ऑफ डेथ, यानी कि द फर्स्ट साइन ऑफ डेथ। बेसिकली एंजल ऑफ डेथ के अराइवल को बोला जाता है ये। अब बात रही इसके मतलब के बारे में, तो अरबिक में थोड़ा सा मतलब अलग होता है और इंडोनेशियन में थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये काफी सिमिलर है। और हाँ, सकारातुल मौत का मतलब ये भी होता है कि जो मौत आने से पहले इंसान को एग्नी होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, उसको भी ये कहा जाता है। तो मूवी के हिसाब से जो फिट होता है आप उसको वो समझ सकते हो। और हाल ही में ही मैंने पेंगुलिन ज़ितान 2 को एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1 से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपने उसको नहीं देखा है जाकर देख लेना, बहुत ही बेहतरीन तरह से उसका कनेक्शन करा गया है। अगर आप नहीं देखोगे तो काफी कुछ मिस कर दोगे। उसका लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में टॉप पर मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत उम्दुल क्रिदा गांव से होती है, जहां पर हमें घर को नोटिस करते हैं। उसके अंदर एक इंदा नाम की मेड थी जिसकी इस्मी नाम की बेटी काफी बीमार होती है। इसी बीच घर की मालकिन बू वीरियो वहां पर आती है, जो कि इस्मी की हालत को देखती है और वो अपनी मेड को अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहती है। खैर अब बू अपने पति पाक के साथ बाहर जा रही थी। उनकी बेटी रत्नो जो होती है वो उनको बाय बोलती है, जिसके बाद ये दोनों ही गाड़ी से निकल जाते हैं। अब रास्ते में इन दोनों के बीच कुछ बात होती है और इसी बीच सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसका ड्राइवर सो रहा था और इसी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और रात को ये बात रत्नो को पता लगती है और वो स्पॉट पर जाती है, जहाँ पर वो अपने माता पिता को मृत पाती है। वो अपनी माँ को गले लगाकर रो रही थी कि इसी बीच उसके पिता पाक मरने के बावजूद दोबारा उठ खड़े होते हैं और अपनी बेटी को आवाज लगाने लगते हैं। अब रत्नो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पिता उसे नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही वो अपना फेस आगे पलटती है तो उसके पिता उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन तभी रत्नो की आंख खुल जाती है क्योंकि वो एक डरावना सपना देख रही थी। खैर इसके बाद वो इस्मी को देखने जाती है जो कि अभी भी बीमार है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेड होती है वो काम कर रही होती है और रत्नो अपनी मेड को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है, लेकिन वो उसको ये कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बातों ही बातों में उनके दरवाजे पर 2 ऑफिसर्स आते हैं जो कि उनको ये बताते हैं कि रत्नो के माता पिता का भयानक एक्सीडेंट हो चुका है। और ये सुनकर तो रत्नो वहीं रोने लगती है, यानी कि वो बुरा सपना सच हो चुका था, या फिर ये कहें कि उसको पहले से ही आभास हो गया था कि उसके माता पिता के साथ क्या होगा। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रत्नो की शादीशुदा बड़ी बहन वाती वहां पर आती है। दोनों अपनी मां की लाश को देखते हैं और काफी रोने लगते हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि पाक की जान इस हादसे में बच गई थी, लेकिन वो अभी भी कोमा में था। अब ये दोनों ही बहनें अपने पिता को बाहर से देख रही होती हैं, लेकिन पाक से मिलने के लिए मेड अंदर आती है और वो पाक को देखकर काफी मायूस होती है। अब दोनों ही बहनें यानी कि रत्नो और वाती डिसाइड करती हैं कि वो अपने पिता का ध्यान घर पर ही लाके रखेंगी। जिसके बाद में ये लोग घर आ जाते हैं जहां पर उनकी मां का फ्यूनरल किया जाता है। अब यहाँ पाक की पहली बीवी गिएम भी अपने बेटे तार्जो के साथ वहां पर आई हुई थी और वो रत्नो और वाती से मिलती है और उनके सामने अपना दुख जाहिर करती है। वो उनसे पाक से मिलने के लिए अनुमति मांगती है और रत्नो उसे पाक से मिलवाती है जो कि कोमा में चला गया था। खैर अब वो पाक के सामने कुरान की कुछ आयतें पढ़ रही थी। अब इसी बीच हम वाती और तार्जो को बाहर देखते हैं जो कि आपस में हिस्से की यानी कि प्रॉपर्टी और वेल्थ वगैरह की बातें कर रहे थे। अब वाती उससे ये कहती है कि इस समय पर ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, तो तार्जो ये कहता है कि इससे उनकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। और तार्जो ये जानता था कि वाती का पति उससे ठीक से पेश नहीं आता और वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है और अगर वो हिस्सा कर लेंगे तो उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। और उन दोनों की बातें चुप कर रत्नो सुन रही होती है। तभी रत्नो का टीचर वहां पर आ जाता है जो कि उन्हें कुरान पढ़ाया करता था। मीनवाइल हम गिएम को देख पाते हैं जो कि कुरान की आयतें पढ़ रही होती है कि तभी वहां पर अचानक से कुछ हलचल होती है और पाक अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाता है, यानी कि कोमा से उठकर वो बैठ गया था। वो बैठा हुआ तड़प रहा होता है और ये देखकर गिएम काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है कि इसी बीच बिस्तर के नीचे से उसे लंबे बाल दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिस्तर के नीचे कोई लेडी थी। अब नीचे झांकने पर उसे कोई भी नहीं दिखता। तब वो ऊपर देखती है और पाक के पास उसको एक भूत दिखाई देता है, जिसको देखकर वो जोरों से चिल्लाने लगती है, जिससे कि बाहर मौजूद लोग अंदर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। अब तार्जो अपनी माँ को संभालता है और वो ये कहती है कि उसके पिता उठ चुके हैं, लेकिन वहाँ देखने पर सब कुछ नॉर्मल था। और तब तार्जो गिएम को बाहर ले जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी माँ को इस चीज से काफी शौक लगा हो। अब अगले दिन रत्नो और वाती की माँ बू वीरियो को दफनाया जाता है। जिसके बाद घर आने पर रत्नो देखती है कि वाती घर के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। पूछने पर वाती बताती है कि वो पापा की वसीयत को ढूंढ रही है। तब रत्नो उसे रोकने लगती है क्योंकि अभी हालात
बिल्कुल ठीक नहीं थे और उनके पिता अभी भी जिंदा हैं। तब वाती उसको ये बताती है कि उसका पति एक नंबर का निकम्मा है और वो कमाता धमाता भी नहीं है, उसे खुद ही अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा और उसके पास पिता की वसीयत के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं। इसी बीच हम इनकी मेड को देखते हैं जिसे घर के अंदर कोई साया दिखाई देता है। ये देखकर वो सीधा पाक के रूम में जाती है जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था। अब अगली सुबह वाती अपने बच्चों के साथ मार्केट में थी और तभी वहाँ पर तारजो आ जाता है और उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, यानी कि वसीयत को लेकर। वाती उसे काफी कुछ उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनाती है। बदले में तारजो भी उसे उसके पति के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब वाती को इस चीज से इतना गुस्सा आ गया था कि वो तारजो को थप्पड़ मार देती है। खैर इसी बीच रत्नो बीच में आकर उन्हें शांत करती है, लेकिन तारजो काफी गुस्से में था। रात में प्रेयर्स दोबारा शुरू होती हैं और प्रेयर के बीच में ही गियेम उठकर पाक के रूम में जाती है जहाँ पर वो एक तावीज को पाक के पास वाले तकिए के लिए रख रही थी। तभी रत्नो और वाती उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। अब वाती उससे ये कहती है कि वो उसके पिता को जान से मारना चाहती है और ये कहकर वो उसे वहां से ताबीज के साथ निकल जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद हम वाती के हस्बैंड को देखते हैं जो कि उसे घर ले जाने लगता है, लेकिन उसे उसके पिता के पास ही रुकना था, जिसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है और वाती को वहीं पर छोड़ जाता है। अब इससे वाती काफी दुखी हो जाती है और ये देखकर रत्नो उसे चुप करवाने आती है, लेकिन वाती वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वाती रात में अपने पिता के पास आकर बैठ जाती है कि तभी उसके पिता दोबारा उठकर बैठ जाते हैं और दोबारा तड़पने लगते हैं। तब वाती उनको संभालती है और उनको सुला देती है। जिसके बाद वाती बाहर जाने लगती है, लेकिन गेट पर उसके डैड डीमन फॉर्म में आकर उसका गला दबाने लगते हैं और वाती उनसे किसी तरह से आजाद होती है और सामने देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब वाती इन सब से इतना डर जाती है कि रात में ही वो अपने घर जाने के लिए निकलने लगती और अब उसको वसीयत वगैरह कुछ नहीं चाहिए थी और वो इस बारे में घर की मेड इंदा को बताती है और अपने घर के लिए तुरंत ही प्रस्थान करती है। लेकिन रास्ते में उसे उसके पिता की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर वो रुक जाती है। लेकिन पीछे मुड़ने पर उसको एक साया दिखाई देता है जो कि उसकी ओर ही बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो उसके पास आ जाता है, जो कि वही भूत था और वो भूत वाती को पकड़ लेता है। अब सीन कट होता है, जिसके बाद अगली सुबह हम रत्नो को देखते हैं जो कि अपनी माँ को याद कर रही थी। तब उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है जहाँ पर उसके पिता का चक्कर किसी और से चल रहा था और इस बारे में जब उसकी माँ को पता चला तब घर के अंदर बहुत कलेश हुआ था, यानी कि उसके पिता जो थे ना वो कैरेक्टर में आई बिलीव ठीक नहीं थे। खैर अब सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आता है और कोई घर के अंदर आकर रत्नो को वाती के बारे में बताता है। रत्नो जल्दी से दौड़कर वहां पर जाती है और देखती है कि उसकी बहन वाती को किसी ने मार डाला था और ये देखकर वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। माँ के गम से वो अभी उभरी भी नहीं थी कि एक और दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट गया था। खैर अब उसकी मेड इंदा उसे ये सब भूल जाने के लिए कहती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम तारजो को उसके घर पर देखते हैं। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए वो उनका ध्यान रख रहा था कि इसी बीच उसे उसके पिता दिखाई देने लगते हैं और वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो एकदम से उसके पास आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी सुपरनैचुरल चीजें हो रही थी। मीनवाइल हम रत्नो को देख पाते हैं जो कि पाक कुरान पढ़ रही होती है और वो काफी दुखी भी थी कि तभी उसके घर पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो उससे वाती की मौत से रिलेटेड सवाल पूछने आए थे। खैर अब वो उससे ये पूछते हैं कि क्या वाती की किसी से किसी चीज को लेकर लड़ाई हुई थी, तो वो तारजो के बारे में उनको ये बताती है कि उनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया था। अब पुलिस का पूरा शक तारजो पर आ चुका था क्योंकि मामला प्रॉपर्टी का था और वो उसके घर पर सर्च वारंट लेकर जाते हैं, लेकिन तारजो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ढूंढने पर तारजो के घर से वो मर्डर वेपन मिल जाता है और ये देखकर तारजो वहां से भाग जाता है, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तारजो पानी में छुपकर उनसे बच जाता है। अब रात में रत्नो के पास में तारजो की माँ गियेम आती है और वो उसको ये कहती है कि उसका बेटा बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया, वैसे भी वो एक ही खून से जुड़े हुए हैं तो वो ऐसा क्यों करेगा। तो रत्नो कहती है कि उन्हें ये सब फिलहाल पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। अब रत्नो उनसे उस दिन के उस तावीज के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो ये बताती है कि पाक ने उसे एक बार बताया था कि एक जिन से उसे खतरा है और वही जिन उसके अंदर मौजूद है और वो तावीज वो इसलिए लेकर आई थी ताकि उसके पिता चैन से मुक्त हो सके, मतलब कि मर सके, क्योंकि फिलहाल वो कठिन जिंदगी जी रहे हैं और वो जिन ना ही उन्हें ठीक से जीने दे रहा है ना ही मरने दे रहा है, यानी कि अब तक जो कुछ हो रहा था वो एक जिन कर रहा था और उस दिन उस जिन से छुटकारा पाने के लिए ही उसने ये सब करने की कोशिश करी थी, लेकिन वाती ने उसे गलत समझ लिया था। मीनवाइल हम तारजो को देखते हैं जो कि एक लकड़ी के बने हुए शेड के बाहर खड़ा हुआ था कि तभी वो शेड के अंदर एक आदमी को देखता है जो कि अपना सर दीवार पर लगातार पीट रहा होता है। वो उसे आवाज भी लगाता है रुकने के लिए, लेकिन तभी अचानक से एक जिन उसके पास आ जाता है और ये सब चीजें यही जिन उसको दिखा रहा था। अब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर वो मेड इंदा आ जाती है, जिसको देखकर वो जिन गायब हो जाता है। मीनवाइल रत्नो अपने बेड पर सोई हुई थी कि तभी उसके पिता की उसे आवाज आने लगती है। वो जल्दी से अपने पिता के पास जाती है जो कि अभी भी तड़प
रहे थे और वो उनको संभालने लगती है। उसके पिता कहते हैं कि अब वो और नहीं झेल सकते, उसे मौत चाहिए। यहाँ पर रत्नो उसे कुरान की आयतें कहने लगती है कि तभी उसे इस्मी की आवाज आती है, यानी कि मेड इंदा की बेटी की, जो कि स्टार्टिंग में बीमार थी। खैर उसकी आवाज को सुनकर वो जल्दी से इस्मी के पास जाती है, जो कि काफी डरी हुई थी कि मेड वहाँ पर नहीं है, यानी कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं है, और रत्नो इस्मी को संभालने लगती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस्मी उसे वहीं पर रोक लेती है। जिसके बाद वो वहीं पर इस्मी के पास रुक जाती है, लेकिन तभी शॉकिंगली दरवाजे के पास एक और इस्मी आ गई थी। और अगर इस्मी दरवाजे के पास थी तो रत्नो के बगल में कौन था? तो ये कोई और नहीं बल्कि वही जिन होता है जिसने इस्मी का रूप धारण किया हुआ था। बेसिकली उसको कुरान की आयतों से तकलीफ हो रही थी और वो सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। खैर अब वो जिन रत्नो के ऊपर हमला करता है कि तभी वहाँ पर इंदा आ जाती है और अपनी बेटी इस्मी को संभालती है। इसी बीच रत्नो को वो जिन छोड़ देता है और रत्नो इस्मी को देखने आती है। अब उसकी कमर पर देखने पर वो दोनों हैरान और परेशान रह जाते हैं, क्योंकि इस्मी के बैक पर ढेर सारे लम्प्स पड़े हुए थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम रत्नो को उसके टीचर के पास देखते हैं। टीचर को वो ये सारी बातें बताती है, साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उसके परिवार के साथ काफी अजीब घटनाएं घट रही हैं और इसी वजह से उसका अल्लाह पर से भरोसा उठता जा रहा है। तब टीचर उसको समझाते हैं कि अल्लाह उनके साथ ही है और यहाँ पर रत्नो को वो एक उपाय बताता है जिससे कि वो उस जिन को बुलाएगी और फिर वो उससे ये बात करेगी कि आखिर वो जिन चाहता क्या है। जिसके बाद टीचर के बताए हुए उपाय को वो आजमाने लगती है और जिन को बुलाती है। तभी वो जिन वहाँ पर प्रकट हो जाता है, जो कि पाक की बॉडी को पजस करके उससे बात करता है। रत्नो उससे उसका नाम पूछती है तो वो जिन उसे अपना नाम बता देता है। जिसके बाद वो उससे ये पूछती है कि उसे चाहिए क्या। तब वो ये बताती है कि उसे रत्नो चाहिए और ये सुनकर रत्नो डर जाती है। अब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जिन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे डर कर वो बाहर आ जाती है। अब अगले दिन वो अपने टीचर से फिर से मिलती है और वो उसको ये सारी बात बताती है। और यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है और वो ये थी कि पाक कब का मर चुका होता अगर वो जिन नहीं होता। किसी तरह उस जिन ने ही पाक को जिंदा रखा हुआ है और अगर उन्हें जिन को खत्म करना है तो पाक को मुक्ति देनी होगी। टीचर रत्नो से ये कहता है कि वो आज रात को प्रेयर रिचुअल करेंगे ताकि उसके पिता को अच्छी चैन की मौत मिल जाए। दूसरी ओर हम इंदा को देख पाते हैं, जो कि तारजो के पास खाना लेकर जाती है और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि तारजो और इंदा के बीच एक अच्छा बॉन्ड है। खैर तारजो खाना खाते हुए यही सोच रहा था कि आखिर उसके पास वो मर्डर वेपन आया कैसे। यहाँ पर इंदा उसको बताती है कि वो वेपन उसी ने उसके घर पर रखा था और तो और मर्डर करने वाली भी वही है और ये सब करने का वो रीजन बताती है। वो ये कहती है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उसको ये करना पड़ा। यानी कि यहाँ पर इंदा की बेटी की तबीयत खराब होने के बीच में और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। अब ये सारी बातें सुनकर तारजो गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी तारजो को अचानक कुछ होने लगता है और वो वहीं पर गिर कर तड़प तड़प कर मारा जाता है। दरअसल इंदा ने उसके खाने में जहर मिला दिया था और अब सवाल ये था कि आखिर वो ये सब काम कर क्यों रही है। इनफैक्ट उसने यहाँ पर रत्नो से ये भी कहा था कि वो यहाँ पर ज्यादा टेंशन न ले अपनी बहन के मरने के बाद में, जबकि ऐसा कोई भी नहीं बोलता। आपने आसपास में नोटिस किया होगा, जब भी ऐसा कोई दुखद हादसा होता है तो कोई कभी किसी को ऐसा नहीं बोलता कि कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, छोड़ दे। जो भी किसी को खोता है उसको समझाया जाता है, नॉर्मल बात करी जाती है, ऐसे कोई भी नहीं बोलता। यानी कि इंदा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पर लोगों को तारजो की लाश मिलती है और तारजो की माँ अपने बेटे की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। खैर अब रात में इंदा अपनी बेटी के पास थी, जिसकी लम्स पूरी बॉडी पर फैलते जा रहे थे। तभी वहाँ पर रत्नो आती है और मेड को ये बताती है कि वो अपने पिता की चैन की मौत के लिए रिचुअल कर रहे हैं और ये बताकर वो बाहर चली जाती है। खैर अब बाहर आकर टीचर और रत्नो अपना काम शुरू करते हैं और टीचर के कहने पर रत्नो अपने पिता के ऊपर पवित्र जल को डालती है और जैसे जैसे वो पानी डाल रही थी वैसे वैसे इस्मी को भी तकलीफ होने लगती है। रत्नो अपने पिता पर कंटिन्यूअसली पानी डाल रही थी और इसको देखकर इंदा बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपनी बेटी के पास जाती है। इधर रत्नो अपने पिता के ऊपर पानी डाले जा रही थी, जिसके बाद वो लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अंदर इस्मी बेहोश हो जाती है और ये देखकर इंदा बाहर आकर रत्नो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन टीचर बीच में आ जाते हैं जिससे कि वो वहीं पर मारे जाते हैं। अब रत्नो उससे ये सब करने का कारण पूछती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। ये मेड ये बताती है कि ये सब वो इस्मी के लिए कर रही है और यहाँ पर वो उसको पूरी कहानी बयां करती है। तो ये बात बहुत साल पुरानी है, जब इंदा पाक के घर पर ही काम करती थी। अब आपको एक बात याद होगी कि जब इंदा ने यहाँ पर पाक को देखा था हॉस्पिटल में, तो वो देखकर काफी मायूसी हो गई थी। इसका रीजन ये था कि पाक और इंदा का उस टाइम पर अफेयर चल रहा था एंड आई बिलीव कि स्टार्टिंग में जो बात थी ना कि यहाँ पर उसकी बीवी को, पाक की बीवी को पता चल गया था कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है, तो शायद वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरे ख्याल से इंदा ही होती है। अब लव अफेयर होने के बाद में इंदा प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात बू को पता चल गई, जिसके बाद उसे बहुत
बहुत गुस्सा आ गया था। जिसके बाद इंदा ने इसमी को जन्म दिया और वो जब बड़ी हुई तब बू के मन में उसके लिए और बुरे विचार आने लगे, इसलिए उसने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने के बारे में सोचा। तो यहाँ पर इसमी कोई और नहीं बल्कि पाक की ही बेटी होती है। अब बात करी जाए कि पाक के ऊपर काला जादू काम क्यों नहीं कर रहा था। दरअसल पाक के अंदर एक प्रोटेक्टर था, मेरा मतलब कि वही जिन प्रोटेक्टर था शुरू से उसका, इसी वजह से ब्लैक मैजिक उस पर काम नहीं करता। उल्टा बू ने किया ये कि वो काला जादू उसने इसमी के ऊपर ही करवा दिया, जिससे कि वो बीमार रहने लगी। उसे काफी गुस्सा आता था उसको देखकर, क्योंकि वो उसके पति की एक गलती थी। अब ऐसे में इंदा को काफी बुरा लगने लगा। तब पाक ने उसे वादा किया कि वो इसमी को कुछ नहीं होने देगा। दरअसल जो प्रोटेक्टर पाक के अंदर था वो उसके मरने के बाद उसकी बच्चियों के अंदर आएगा, और इंदा चाहती थी कि वो प्रोटेक्टर उसकी बेटी के अंदर आ जाए, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। और इसी कारण की वजह से इंदा ने पाक के सभी बच्चों को मारना शुरू कर दिया था। तक जिन ने किसी को भी नहीं मारा था, और देखा जाए तो यहाँ पर जो पाक बचा हुआ था वो भी जिन की वजह से ही था। तो देखा जाए यहाँ पर जिन बुरा नहीं है, और यहाँ पर जो कोई भी सबको मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो इंदा ही थी। देखिए वाती को मारा ताकि पाक के मरने के बाद में जिन के पास इसमी के अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे। और यहाँ पर जो उसके बैक पर लम्स वगैरह हो रहे थे वो किसी और की वजह से नहीं, बू के करवाए हुए काले जादू की वजह से थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि यही एक तरीका था इंदा के पास अपनी बेटी को बचाने का। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उनका एक्सीडेंट भी किसी और ने नहीं बल्कि इसने ही करवाया होगा, यानी कि इंदा ने। अब ये सब सुनकर रत्नो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। खैर इसी बीच होता यह है कि इंदा रत्नो को स्टैब कर देती है और वो मरने लगती है कि तभी वो जिन उसके पिता की बॉडी से निकलकर रत्नो के अंदर एंटर कर जाता है। वो उसका प्रोटेक्टर बन गया था। जिसके बाद वो इंदा के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि इंदा ने रत्नो को मारने की कोशिश करी, और ये जिन एक प्रोटेक्टर था उनकी ब्लड लाइन के लिए। रत्नो उसका पीछा करके इंदा को पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी इसमी उसकी माँ को आवाज लगाती है। इसमी की आवाज को सुनकर वो जिन उसके पास आता है, और यहाँ पर इंदा जिन से उसकी बेटी को बख्श देने के लिए कहती है। लेकिन वो जिन इसमी को मारना नहीं चाहता था। वो इसमी का काला जादू पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे कि इसमी पहले जैसी हो जाती है। यानी कि इंदा ने अब तक ये सब इसमी के लिए किया, लेकिन वो जिन कैपेबल था यहाँ पर काला जादू तोड़ने के लिए। तो इनडायरेक्टली वो जिन से पहले ही रिक्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा उसने नहीं किया। उसने बहुत सारे पाप किए। या तो फिर शायद से ये भी हो सकता है कि उसको पाक ने पहले ही वादा किया था कि वो उसकी बेटी को यानी कि इसमी को कुछ भी नहीं होने देगा। तो हो सकता है कि जिन को इस इच्छा के बारे में पहले से पता होगा, जिसके चलते उसने इसमी को छोड़ दिया और काला जादू भी उसका तोड़ दिया। ऑब्वियस सी बात है वो भी पाक की ब्लड लाइन की ही है। जिसके बाद में होता यह है कि जिन वहां से मीनवाइल के लिए चला जाता है, और अब रत्नो बिल्कुल ठीक थी। अब सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि पुलिस इंदा को ले जा रही थी उसके द्वारा किए गए खूनों के लिए। और अब से इसमी का ध्यान कोई और नहीं बल्कि रत्नो ही रखेगी, और आगे अब कोई भी परेशानी आएगी तो जिन उसके साथ हमेशा रहेगा। और वो इसी के साथ में सकारातुल मौत मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सकारातुल मौत इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है। यूजुअली हम देखते हैं कि जिन्स लोगों को मार रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन जो था वो पाक और उसकी ब्लड लाइन का प्रोटेक्टर होता है, जिसके चलते ही उसने पाक को मरने नहीं दिया था। और मेरे ख्याल से उसने स्टार्टिंग से ही रत्नो को चूज करके रखा था, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई होती है। तभी उसके मन में स्टार्टिंग में ही एक इंट्यूजन आ गया था कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट होने वाला है। शायद से जिन ने ही उसे ये चीज दिखाई होगी। एंड आई बिलीव कि ब्लड लाइन में जो सबसे ज्यादा वर्दी होता है ये जिन उसको ही प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि उसने एंड में रत्नो के साथ किया था। अब देखो शुरुआत में क्या होता है ना, जो पाक होता है उसका अफेयर हो गया था इंदा से यानी कि मेड से, जिसके बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये बात ऑब्वियसली उसकी बीवी बू को पसंद नहीं आती। इसलिए जब मेड की बेटी बड़ी हुई तो पाक की बीवी ने उस पर ही काला जादू करवा दिया, क्योंकि वो ये समझ गई थी कि जो मेड है ना वो यहाँ पर उनके ऊपर काला जादू करवा रही थी। अब ऑब्वियसली बात है उनका प्रोटेक्टर जिन है, जिसके ऊपर काले जादू का कोई भी असर नहीं होता, जिसके चलते उल्टा इसमी ही बीमार रहने लगी थी। और अब इसमी को बचाने का एक ही तरीका था, अगर पाक का प्रोटेक्टर जिन किसी तरह से उसके ही ब्लड लाइन के किसी बच्चे के अंदर आ जाएगा तो वो बच सकता था। और यही यहाँ पर इंदा चाहती थी, जिसके चलते वो एक एक करके उनके पूरे परिवार के बच्चों को मार रही थी। यानी कि तारजो को उसने मारा, वाती को भी उसने ही मारा था। पाक को मारने की कोशिश भी इंदा ने ही करी थी ताकि उसका जिन उसके अंदर आ जाए, यानी कि उसकी बेटी के अंदर। अंत में वो रत्नो को भी मार ही देती, लेकिन जिन जो होता है ना वो उसे बचा लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिन है वो रत्नो या फिर इसमें किसी के भी अंदर आ सकता है। वो इन दोनों में से किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली बात है प्राइमरी प्रोटेक्टर पाक तो पहले ही खत्म हो गया, तो उसके बाद में ब्लड लाइन के अंदर 2 ही लोग बचे हुए थे और अब वो उनको ही प्रोटेक्ट करेगा। बात रही इंदा के बारे में तो उसको तो अब जेल के अंदर ही रखा जाएगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मुझे काफी बढ़िया लगी है। इसका कॉन्सेप्ट नॉर्मल मूवी से काफी डिफरेंट था, काफी हटकर था। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए